आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। ये रही सुर्खियां। इंडोनेशिया में 7.7 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले ने मचाई भारी तबाही, सड़कें फट गईं, इमारतें पत्तों की तरह ढह गईं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ट्रंप को ईरान ने दिया ऐसा जवाब कि अमेरिका को लेना पड़ गया यू टर्न। ईरान ने हॉर्मुज़ पर जताया मालिकाना हक तो उधर अमेरिका बन गया चंकी पांडे, हो गई भारी फजीहत। और इन्हीं खबरों के साथ देखिए ईरान का दावा, अमेरिकी फौज को घुटनों पर ला दिया। सऊदी हिमायत वाली फौज पर हूथियों के हमले जारी। नाटो को खदेड़ने के ठीक 5 साल बाद तालिबान फिर अमेरिका से रिश्ते करना चाह रहा बहाल। और इन्हीं के साथ देखिए कैसे फ़लस्तीन बन रहा करबला का मैदान और कैसे रोज़ लहूलुहान हो रहा लेबनान। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से और बुरी खबर से। इंडोनेशिया में 7.7 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले ने बड़ी तबाही मचा दी है और अब इस ज़लज़ले में मारे गए लोगों की तादाद 14 हो गई है। ये बढ़ भी सकती है। फ्लोरेस रीजन में आए इस ज़लज़ले के बाद कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इनमें 11 को मामूली चोटें आई हैं। ये ज़लज़ला 10 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसके बाद 6.1 मैग्नीट्यूड का एक आफ्टर शॉक भी दर्ज किया गया। 15 अगस्त की सुबह ज़लज़ला आने के बाद सामने आई तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। मजबूत इमारतें कागज़ के पुर्ज़ों की तरह ज़मीन पर पड़ी दिखाई दे रही हैं। छतें ग्राउंड से चिपक चुकी हैं, सड़कें फट चुकी हैं और हर तरफ धुआं और धुंध फैला हुआ है। ज़लज़ले के वक्त बदहवास लोग भागते दौड़ते इधर से उधर अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए। कई इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और सड़कों पर पनाह लेने लगे। इंडोनेशियन अथॉरिटीज़ ने करीब 2000 लोगों को महफूज जगहों पर शिफ्ट किया है। शुरू में कई इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग भी जारी की गई थी, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया। रेस्क्यू टीमें अभी मुतासिर इलाकों में हुए नुकसान और मारे गए और ज़ख्मी लोगों का जायज़ा लेने में लगी हुई हैं, जबकि आने वाले वक्त में और तफसील सामने आने की उम्मीद है। ये मंजर साफ बताते हैं कि कुदरत की ताकत के सामने इंसान कितना बेबस है। कुदरत अगर एक करवट ले ले या ज़रा सी अंगड़ाई भी ले ले तो इंसान के सालों में बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को पल भर में मिट्टी में मिला सकती है। दोस्तों, इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है, जहां वॉल्केनोज़ यानी ज्वालामुखी और फॉल्ट लाइंस की वजह से ज़लज़लों का ख़तरा अक्सर बना रहता है। बात जियोपॉलिटिक्स की। ईरान के एक जवाब से अमेरिका पीछे हटा और कहने लगा, भैया हम तो मजाक कर रहे थे। तो सवाल ये है कि वो जवाब क्या था। आइए पहले ईरान से आई 2 खबरें देख लेते हैं, फिर अमेरिका का कुछ ही घंटों में पीछे हटना और ट्रंप की फजीहत होना भी समझ लेते हैं। क्यों ट्रंप या अमेरिका चंकी पांडे बन गया, बताएंगे। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले कहा था कि बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा करारा जवाब आया जिसने ट्रंप के इस दावे को सीधे खारिज कर दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ न किसी सोशल मीडिया पोस्ट से कब्जे में लिया जा सकता है, ना एयरक्राफ्ट कैरियर से और ना ही किसी इलेक्शन स्पीच से। 15 अगस्त को आई खबर के मुताबिक ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले भी ईरान का था, अभी भी ईरान का है और आगे भी ईरान का ही रहेगा, और इसे खोलने या बंद करने का फैसला ईरान की कमांड में ही होगा। यानी ईरान एक तरीके से कह रहा है कि हॉर्मुज़ उसी का है और उसी का होड़ रहेगा। गरीबाबादी ने अमेरिका को सीधा पैगाम देते हुए कहा कि ईरान धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी की ताकत दिखाने से भी दबाव में नहीं आएगा। गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका को एक बार हकीकत कबूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका अब तक ईरान के खिलाफ भारी और स्ट्रेटजिक हार का शिकस्त का सामना कर चुका है। और दोस्तों, ईरान की तरफ से सबसे सख्त बात यही कही गई कि जब तक अमेरिका अपनी हार की हकीकत कबूल नहीं करता और इन ख्याली दावों से बाहर नहीं आता, तब तक ईरान अपनी नाकेबंदी जारी रखेगा। यानी ट्रंप की तरफ से हॉर्मुज़ हमारा है वाला बयान और ईरान की तरफ से ये कहना कि हॉर्मुज़ ईरान का है और हमारी कमांड में ही हॉर्मुज़ खुलेगा बंद होगा वाला जवाब, इनसे दोनों मुल्कों के बीच टकराव अब और साफ दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिका ने कहा कि हम टेरिटरी बनाएंगे, तो ईरान बोला, अरे वो तो हमारा है, तुम कैसे बना लोगे। तो हॉर्मुज़ पर अब कंट्रोल नहीं बल्कि कब्ज़े की जंग शुरू हो रही है।
ईरान ने खुद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मालिक डिक्लेयर कर दिया है। ये दूसरी बड़ी खबर है और ये डिक्लेरेशन ईरान ने पहली बार किया है। डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज़ को अमेरिका की टेरिटरी बनाने वाले बयान पर ईरान की तरफ से एक और बेहद सख्त बयान आया है और इस बार ईरान के जुडिशरी चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को सीधे बकवास करार दे दिया है। ईरान के जुडिशरी चीफ गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का असल मालिक और हुक्मरान सिर्फ ईरान है। मोहसिनी एजेई ने ट्रंप के बयान को बकवास और झूठ बताते हुए कहा कि ये बातें एक सिंपल माइंडेड शख्स के ख्यालात हैं। दोस्तों, ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को हराने के बाद बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी या स्टेट घोषित कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो हमारा ही हिस्सा बन जाएगा। इस पर मोहसिनी एजेई ने साफ कहा कि हॉर्मुज़ किसी अमरीकी दावे या ताकत दिखाने से अमरीका का नहीं बन सकता और इस वाटरवे का मालिक और हुक्मरान सिर्फ ईरान ही है। यानी ट्रंप के दावे के जवाब में ईरान की तरफ से अब लगातार एक ही पैगाम आ रहा है कि हॉर्मुज़ पर किसी और का हक नहीं है, सिर्फ ईरान का कंट्रोल है। लेकिन इन बयानों पर अमेरिका ने कैसा यूटर्न लिया, आइए अब वो समझते हैं। दोस्तों, लगता है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका की टेरिटरी बनाने वाले अपने बयान से पीछे हट गए हैं और अब अमरीकी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप सिर्फ मजाक कर रहे थे। जोकिंग, पढ़िए इंग्लिश में, ट्रंप सिर्फ मजाक कर रहे थे। 14 अगस्त की रात ट्रंप ने न्यूयॉर्क की एक रैली में कहा था कि ईरान को हराने के बाद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी डिक्लेयर कर देंगे, अमेरिका में मिला लेंगे। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया ने एक सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल के हवाले से कहा है कि ट्रंप ने अपने एडवाइजर्स के साथ इस तरह के किसी फैसले पर कोई मीटिंग ही नहीं की थी और रैली में ये बात मजाक में कही गई थी। यानी पहले हॉर्मुज़ को अमेरिका की टेरिटरी बनाने का बड़ा दावा और अब ये जवाब देना कि अरे भैया ये तो मजाक था। ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन एक्टर चंकी पांडे पकड़े जाने पर कह रहा हूं, मामा मिया, आई एम जोकिंग, हम तो मजाक कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारी टेरिटरी बन जाएगा, क्योंकि पता चल गया मोटा पतला और जो रास्ता जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का पतला, पता चल गया कि ये आसान नहीं है यहाँ कब्जा करना। कब्जा बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, ज़मीन का टुकड़ा चलो मान लिया, उसे डिफेंड कर लोगे, समंदर और बहता हुआ पानी कहाँ से आप कर लोगे यार। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने अमेरिका की वो मार लगाई है कि खुद अमेरिका को घुटनों पर झुकना पड़ा और ये दावा किसी आम ईरानी ओहदेदार ने नहीं बल्कि IRGC के कमांडर ने किया है। मेजर जनरल अहमद वहीदी यानी IRGC के चीफ ने दावा किया है कि ईरानी फ़ौज ने दुनिया की सबसे एडवांस हथियारों वाली फ़ौज को घुटनों पर ला दिया। 15 अगस्त को वहीदी ने कहा कि ईरानी फोर्सेस ने बेहद मुश्किल हालात में डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह के ऑपरेशंस किए और इस पूरी जंग के दौरान अपनी तैयारी और मुकाबले की काबिलियत साबित की। अहमद वहीदी ने ये कहा है कि जनूबी जजीरों और साहिली इलाकों की गर्मी और उमस से लेकर शुमाली सरहदी पहाड़ी इलाकों की सख्त ठंड तक ईरानी फोर्सेस ने हर तरह के माहौल में लड़ाई जारी रखी। यानी ईरान की मिलिट्री लीडरशिप का दावा है कि 6 महीने की इस जंग में अमरीकी फ़ौज को सिर्फ मुकाबला ही नहीं करना पड़ा बल्कि ईरानी फोर्सेस ने दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज को घुटनों पर ला दिया। ये ईरान का दावा है IRGC के कमांडर का। बढ़ते आगे, यमन चलते हैं। यमन के अलमुखा बंदरगाह पर हूथियों के लगातार हमलों में एक पोर्ट सिक्योरिटी अफसर मारा गया है। ये 15 अगस्त की लेटेस्ट अपडेट है। 8 आम शहरी भी हूथीज़ के हमले में जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथियों ने कई दिनों के दौरान अलमुखा बंदरगाह और आसपास के इलाके पर करीब 40 बैलिस्टिक मिसाइलें और 46 ड्रोन दागे, जबकि बम से लदी बोट्स के जरिए, नावों के जरिए भी हमला किया गया। हमलों में एक बंदरगाह सिक्योरिटी अफसर की मौत हुई, 8 जख्मी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलमुखा बंदरगाह और ताइज सूबे के डिस्ट्रिक्ट सेंटर को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इससे बंदरगाह और आसपास के इलाकों में भारी दबाव बना हुआ है। इसके अलावा 2 सेलर्स के बारे में अब तक कोई मालूमात नहीं मिल सकी है। 2 नाविक लापता हैं। यानी अलमुखा पर हूथियों के मिसाइल और ड्रोन हमले अब कई दिनों से जारी हैं। इस टकराव में आम यमनी लोग और बंदरगाह पर काम करने वाले लोग भी अब इसकी जद में आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को हुकूमत संभाले 5 साल हो गए हैं और अब वही तालिबान
امریکہ کے ساتھ دوبارہ رشتے بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 20 سال کی جنگ کے بعد سال 2021 میں امریکہ اور ناٹو فورسز کے افغانستان سے بھاگنے کے دوران طالبان نے پورے ملک پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اب 5 سال بعد طالبان امریکہ کے ساتھ نئے رشتوں کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے وائٹ ہاؤس سے کابل میں امریکی ایمبیسی دوبارہ کھولنے کی اپیل کی ہے۔ طالبان نے افغانستان کے منرلز، انفراسٹرکچر اور دوسرے سیکٹرز میں امریکی انویسٹمنٹ کی بھی پیشکش کی ہے، لیکن امریکہ ابھی طالبان کے ساتھ نارملائزیشن کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ سرحدی علاقوں میں ٹیررزم کو لے کر فکر اور طالبان کی کئی پالیسیز بتائی جاتی ہیں۔ یعنی جس طالبان کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے 20 سال تک جنگ کی، آج وہی طالبان امریکہ سے دوبارہ رشتے اور انویسٹمنٹ کی راہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے، امریکی ڈالر سے افغانستان کی ترقی اور امریکی پابندیوں سے نجات۔ اسرائیلی فوج اور ایکسٹریمسٹ سیٹلرز نے قبضے والی جارڈن ویلی میں فلسطینیوں کو پانی دینے والی آخری لائن بھی کاٹ دی، اور اب قریب 200 فلسطینیوں کے سامنے پانی کا بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے۔ فلسطین کے کئی علاقے کربلا بن گئے ہیں، لوگوں کو پیاس سے مارا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق راس الحمر میں 47 فلسطینی خاندانوں کے لیے پانی لانے والی آخری پائپ لائن کو کاٹ دیا گیا، جس کے بعد علاقے میں رہنے والے قریب 200 فلسطینی پانی سے محروم ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس پانی کی لائن کے کٹنے سے ان خاندانوں کے لیے علاقے میں رہنا اور مشکل ہو گیا ہے، اور انہیں اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یعنی یہاں اب صرف زمین کا نہیں، پانی کا بھی معاملہ ہے، اور پانی کی آخری لائن کٹنے کے بعد فلسطینی فیملیز کے سامنے اپنی زمین پر ٹکے رہنے پر ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ بالکل آسان طریقہ ہے، اگر کسی سے زمین خالی کروانی ہے تو اس کی بنیادی سہولتوں کو ختم کر دو۔ پانی، بجلی کے بغیر تو آدمی رہ لے، پانی کے بغیر کیسے رہے گا؟ ایک بڑی اسٹریٹجی ہے، بڑی سازش ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ 15 اگست کی صبح ساؤتھ لیبنان میں اسرائیلی فائٹر جیٹس نے ایک گھر کو نشانہ بنایا، اور اس حملے میں ایک ماں اور ان کے بچوں کی موت ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق ساؤتھ لیبنان کے انصار قصبے میں صبح سویرے اسرائیلی فائٹر جیٹس نے ایک گھر پر بمباری کی، جس کے بعد گھر پوری طرح سے تباہ ہو گیا۔ حملے کے بعد ماں اور ان کے بچوں کی موت کی خبر سامنے آئی، یہ ان کی تصویر بتائی جا رہی ہے۔ ساؤتھ لیبنان میں جاری اسرائیلی ایئر اسٹرائکس کی زد میں اب رہائشی گھر بھی آ رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے آتے رہے ہیں۔ اسرائیل انہیں اپنا ٹارگٹ بتاتا رہا ہے، کہتا رہا ہے حزب اللہ کے لوگ یہاں چھپے ہیں، اور انصار نام کی جگہ پر ایک ہی گھر میں ہوئے حملے میں پورا ایک خاندان ایک ہی اسٹرائک میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ بچے، یہ ماں، ایک خاندان ہی، ان سے پورا خاندان چلنا تھا، سب اجڑ گیا، سب برباد ہو گیا اس پوری فیملی کا۔ آپ سبھی کو یوم آزادی مبارک ہو، بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے، اب تک نہ کیا ہو سبسکرائب تو آخر میں کہہ رہا ہوں کر لیجیے۔